आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ हम सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनामिका की। एपिसोड 1769 से लेकर 1771 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देरी पता चला है हम उसके फ़ोन को ट्रेस तभी कर सकते हैं या तो अपने फ़ोन से दूर हो, या फिर वो गहरी नींद में सो रही हो, या फ़ोन को दूर उसने रखा हो, या रात के टाइम, या ऑफिस में चार्जिंग पॉइंट पर डिपार्टमेंट में उसने लगा रखा हो। तभी मैं वो अपना काम कर सकती हूँ। और ये काम मैं तुम दोनों को सौंपती हूँ कि मुझे उसका फ़ोन कुछ टाइम से के लिए उससे दूर होना चाहिए। उसका फ़ोन, उसके बाद ही मैं सब कर सकती हूँ। मुझे बस 5 से 8 मिनट का ही टाइम चाहिए और ये काम तुम जल्द से जल्द करो, मुझे बताओ और मैं ये काम करती हूँ। भावना और कपिल यस बोल देते हैं। अनामिका भी कहती है कि ठीक है, अभी मैं और नहीं कुछ बात करना चाहती, मुझे चलना होगा क्योंकि मोहित मारवा आते ही होंगे और मेरी राह देखते होंगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर कर जरूर जाना। वीडियो पसंद लगे तो बिल्कुल दिल खोल कर कमेंट करना। तो हॉरस का टाइम हो चुका था, इसलिए अनिका ने जल्दी से फ़ोन किया और भूमि के रूम की तरफ ने कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उसने पहले ही आज चलते वक्त ही भूमि को बोल दिया था कि अपने पास कपिल को भी बुला ले और फिर हम बातें करते हैं। क्योंकि अनिका ने अब तक 2 हॉर्स का इसलिए टाइम लिया था ताकि वो उसके फ़ोन और उसके सब कुछ को ट्रेस कर सके, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद अनिका को कुछ हद तक उसके फ़ोन को ट्रेस कर पाई, क्योंकि जब उसे पता चला तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। और यहाँ तक कि अनिका ने ये भी पता लगा लिया था कि उस निपुण मीना को भी पता चल चुका है कि उसके फ़ोन को किसी ने ट्रेस किया है, इसलिए पता नहीं किसी रॉन्ग नंबर पर फ़ोन मिलाकर बस बातें किए जा रही थी, जबकि वो औरत उसे भला बुरा सुना रही थी, लेकिन वो थी कि फ़ोन कट नहीं कर रही थी। हर बात में यस मैम, नो मैम, यस नो, बस इतना ही चल रहा था। वापस वो भूमि के रूम में आती है तो कपिल पहले से ही भावना के साथ वहीं पर बैठा हुआ था, इसलिए अनामिका भी वहां पर चली जाती है और बैठकर उन्हें हर चीज, हर एक पहलू को अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। तभी भूमि अनिका की बात को काटते हुए कहती है कि दरअसल भाभी ये है कि मैंने दर्शन को प्रॉपर उस पर नजर बनाए हुए रखने के लिए बोला है और वो कहीं नहीं गई, बल्कि आज ऑफिस में ही है। और ऊपर से किसी से उसने बात की थी, बस उसने यस नो में ही आंसर दिया है। उसके बाद अनिका समझ चुकी थी कि जो उसके साथ अभी हुआ है वो एक सोची समझी चाल ही थी। फिर अनिका कहती है कि दरअसल बात ऐसे है, मैंने उसके फ़ोन की लोकेशन में जाकर उसके फ़ोन को सॉफ्टवेयर के जरिए अपने फ़ोन के डाटा के साथ कनेक्ट किया था, जिससे मैंने उसका फ़ोन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये बात शायद वो इतनी चालाक है, उसने वो चीज़ भी समझ ली थी और इसलिए उसने किसी रॉन्ग नंबर के पास खुद कॉल किया और उससे बातें करने लग गई। जब वो थक हार कर वो औरत परेशान हो गई तो उसने उसको खरी खोटी सुनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो थी कि उसकी बातों में इसलिए लगी हुई थी क्योंकि वो हम लोगों को गुमराह करना चाहती है और यहाँ तक कि वो हमें चाहती है कि हम ये उसकी चालाकी देखकर खुद ही परेशान हो जाए। क्योंकि जितना मुझे नेक्स्ट आप के बारे में उससे बात हो चुकी थी, क्योंकि हर बात में वो दीदी दीदी कह रही थी, तो किसी को क्या पता चलता कि वो किससे बात कर रही है। इसलिए आसपास जितने भी ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट के बंदे बैठे थे, लेकिन उन सभी को भूमि ने कहा था कि तुम प्रॉपर मेरी गैर हाजिरी में भी इस पर ध्यान रखना और ये कहाँ जा रही है, किससे क्या बातें कर रही हैं, तो सब मुझे बताना। लेकिन वो प्रति क्वेश्चन और प्रति आंसर में बस दीदी, हाँ जी दीदी, ना जी दीदी, बस इतना ही आंसर रिपीट कर रही थी सभी के पास बैठकर।
और यहाँ तक कि सभी को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही थी। और इतनी बातें जब वो फ़ोन पर कर रही थी तो फिर फ़ोन कटने के बाद वो अपने मन में ही सोचने लग गई कि एक तो मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग की गई हूँ, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छे से क्लीन तरीके से इस डिपार्टमेंट ने चेक नहीं किया, ऊपर से ये दावा करते हम किसी भी केस को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये किसी भी केस को सोल्व कर सकते तो आज से मेरा 5 या 7 साल पुराना केस इन्होंने आज तक सोल्व नहीं किया। ऊपर से मैंने ज्वाइन भी कर लिया डिपार्टमेंट को, तो मेरे बारे में इन्होंने एक भी ना तो क्वेश्चन मांगा और ना मुझसे पूछा और ना मेरी बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की। ये सोच कर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और अपनी चैन के नीचे हाथ रखकर हंसने लग जाती है। काफ़ी देर तक ऐसे हंसती रहती है, फिर आराम से अपना सिर नीचे रखकर और अपनी आंखें बंद कर टेबल पर ही सो जाती है। दूसरी तरफ दर्शन फ़ोन मिलाता है, भूमि दूसरी तरफ से फ़ोन उठाती है। दर्शन का फ़ोन देखने के बाद भूमि कहती है, हाँ दर्शन क्या हुआ? तो तभी वो कहता है कि मैम वो हमारी आंखों के सामने ही और किसी से बातें कर रही थी, हमें इतना ज़्यादा तो सुनाई नहीं दिया, बस वो नॉर्मल सी जो हमारी रूटीन की बातें होती हैं बस वही बातें कर रही थी, यस या नो दीदी कह रही थी किसी को। उसके बाद वो अपना हाथ टेबल पर रख कर सो गई है। तभी भूमि कहती है कि ठीक है दर्शन, आगे कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताना, अगर वो यहाँ से जाती है तो प्लीज़ उसे फॉलो करना मत भूलना, अगर तुम्हें ड्यूटी में डिस्टर्बेंस होती है तो मैं तुम्हारी ड्यूटी नेक्स्ट डे करने के लिए तैयार हो। लेकिन दर्शन था कि कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसमें कुछ अपना सा नज़र आता है। तभी भूमि समझ चुकी थी कि ये तो इसके प्यार में पागल हो चुका है, इस मजनू को क्या पता कि ये किस डाइन के पीछे पागल हुआ जा रहा है। उसके बाद भूमि कहती है कि ठीक है लगे रहो मजनू भाई, इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। बाद में दर्शन सोचने लग जाता है कि भूमि ने क्या कहा। अनिका तीनों के साथ बैठकर बातें करती है। उनकी बातें सुनने के बाद और कुछ मन में सोचने लग जाती है, क्योंकि उसके मन में काफ़ी बातें एक दूसरे को कड़ियाँ जोड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कि दमयंती है वो जैसे अपनी चाल और अपने प्यादों को इधर उधर बिखेर कर फिर उनको ज्वाइन करने की कोशिश करती है, यानी कि जो बाकी के जो सैनिक हैं उन्हें मारने का काम करवाती है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जो निपुण मीना है इसका दमयंती के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप या फिर उसकी ही कोई काम करने वाली औरत है, और इसके बारे में हमें इतनी आसानी से जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे अभी इनको तो यहाँ से भेज देना चाहिए। इसलिए अनिका उठती है और उन तीनों को कहती है कि तुम अपने काम पर लगो और मैं 2 घंटे के बाद दोबारा तुम दोनों को कॉल करके तुमसे मिलने के लिए खुद भूमि के रूम में आ जाऊंगी। इतना कहकर सभी अपने अपने काम के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अनिका भी अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है। जैसे ही प्रीति अपनी अंडरग्राउंड जो लैब थी उसके अंदर एंट्री करती है तो किसी ने उसका पीछे से हाथ कर लिया। एक कमर उसके पेट से होते हुए उसकी हिप को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी आंखों को पकड़ लेता है। तो पीछे से ऐसा अचानक से अटैक प्रीति पर हुआ था जो कि प्रीति ने संभावना भी नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ये हुआ। लेकिन प्रीति को समझने में तरीक भी देर नहीं लगी कि ये कौन है, तो उसने सीधा ही कहा ओमकार प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ओमकार ने प्रीति की बात सुनी तो ओमकार ने भी प्रीति को छोड़ दिया। तभी प्रीति अपना फेस ओमकार की तरफ करती है और उसको नौटंकी टाइप में उसको हाथों से मारने लग जाती है उसकी चेस्ट पर, कहने लग जाती है कि तुमने मुझे डरा दिया, अगर थोड़ा सा भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करती तो शायद मेरा आज यहाँ हार्ट फेल हो जाता। इतनी बात सुनकर जल्दी से ओमकार प्रीति के लिप्स पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है अगर तुम्हें आज से ऐसे मेरे अलग से बिना बताए तुम्हें छूने से अगर तुम्हें हार्ट फेल या हार्ट अटैक की शिकायत होती है तो मैं आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल भी ही नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता मेरी इस दुबली पतली सी और स्ट्रॉन्ग दिखने वाली इस लड़चस्मिस के पास इतना बिल्कुल सॉफ्ट सा दिल है। मुझे लगा कि ये इतना डॉक्टरी का काम करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी दिल से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दिल से इतनी नाजुक हो। तभी प्रीति कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि पता नहीं कौन आ गया। तभी ओमकार अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि ये मारवा हाउस है, यहाँ अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। अगर वो बंदा मारवा हाउस का क्लोज का या खुद मारवा हाउस का ही क्यों ना हो
तभी प्रीति हाँ में सिर हिला देती है, फिर भी अपनी बात को आगे कहती है कि मुझे ऐसा लगा पता नहीं किसी ने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ लिया। तभी ओमकार कहता है इतनी हिम्मत किसी की नहीं है, ये सब मेरे लिए है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ। अगर और किसी में इतनी हिम्मत हुई तो मैं उसका मुंह तोड़कर उसके हाथों में दे दूंगा। फिर प्रीति कहती है कहीं ना तुम मयूर भैया की तरह फाइटर हो, तुम बस नॉर्मल ही हो। तभी ओमकार कहता है कि तुमने मेरी फाइटिंग स्किल कब देखी है, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। प्रीति छेड़ते हुए कहती है अच्छा आप तो फिर तो तुम्हें रिंग में उतरना चाहिए और ओमकार भाई के साथ तुम्हें फाइट करनी चाहिए, मैं भी तो देखूं कौन सा विनर बनता है। तभी ओमकार अपनी बात को आराम से रोकते हुए कहता है नहीं वो भैया है ना बड़े भैया, तो इसलिए मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो क्योंकि ये मेरे कायदे और कानून के खिलाफ हो जाता है। मेरी जो पर्सनैलिटी इमेज है वो बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए है, तो इसलिए मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे कि बड़ों की रिस्पेक्ट में किसी तरह की दखल अंदाजी हो। प्रीति फिर कहती है कि रिंग में उतरने के बाद जो भी आमने सामने फाइटर होता है वो बड़ा छोटा ऊंचा नीचा या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता, उन्हें बस विनर बनने से मतलब होता है क्योंकि वे रिंग में सभी एक समान होते हैं। फिर कहता है ओमकार मैं इतना बड़ा फाइटर नहीं हूँ जो रिंग में उतरकर सबको एक समान नज़रिए से देखूँ। मैं गुलेरिया हाउस का एक लड़का हूँ और मुझे पता है कि ओमकार मेरे बड़े भैया हैं, भले ही वो मेरे दूर के कजन क्यों ना हो, चचेरे भाई क्यों ना हो। तभी प्रीति कहती है कि ठीक है कभी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी फाइट स्किल जरूर देखूंगी। फिर ओमकार कहता है अगर बात तुम्हारी जान पे आती है तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अब प्रीति नर्वस हो जाती है, अब फिर चुप होकर कहती है कि तुम अपनी जान की बात मत करो क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। मॉम डैड है काफ़ी टाइम से, अभी तक तो मुझे इतना ही पता चला है कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ हुई है क्योंकि जब से मैं दिल्ली आई हूँ पता नहीं मेरे अंदर अजीब सा एहसास होता है कि मेरे मॉम डैड अभी जिंदा हैं। तभी ओमकार कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी तुम्हारे मॉम डैड हैं। फिर प्रीति कहती है कि हाँ तुम्हारे मॉम डैड भी मेरे मॉम डैड हैं, लेकिन अभी वो मुझे अपनी बहू या बेटी नहीं समझते। तभी आगे ओमकार कहता है कि धीरे धीरे जब तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओगे तो वो रिस्पेक्ट भी तुम मुझे पता है तुम हासिल कर लोगी। प्रीति कहती है हाँ ज़रूर अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके दिल में अपनी जगह ज़रूर बना लूँगी। तभी ओमकार की बात सुनकर भी और प्रीति एक दूसरे की बात सुनकर एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और वो अपनी बातों को कब चुप हो जाते हैं अपनी बातें कहने से और एक दूसरे के को हक करके आराम से खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम तक दोनों ऐसे ही रहते हैं, फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रीति ओमकार से कहती है मैं कुछ टाइम बाद तुमसे मिलती हूँ, अभी एक पेशेंट है उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है तो मैं उसको देख के आती हूँ। तभी ओमकार कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन प्रीति मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम आराम से भूमि दीदी के पास बैठो, मैं अभी आपसे वहीं आकर मिलती हूँ। ओमकार भी प्रीति की बात मान लेता है और वहीं पर भूमि की रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन फिर उसे सन्नी का ख्याल आता है, फिर वो भूमि की तरफ ना जाकर सन्नी के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है।